Hello and a very warm welcome to all my NEET Scholars Army. We already started NEET Biolaksh series long back. इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 11th की बायोफ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं एनसीईआरटी में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, नोट्स बनवाऊंगी, नेमोनिक्स लिखवाऊंगी, लिखवाऊंगी और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो उस चैप्टर में। फटाफट से अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पे आ जाओ। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ब्लड में सॉलिड और लिक्विड होता है। लिक्विड 55% होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड 45% होता है जिसमें फॉर्म्ड सेल्स होते हैं। इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की डिटेल में हमने पढ़ा था। ये हमने एक अलग से लिख लिया था क्योंकि ये क्वेश्चंस बन जाते हैं नीट में। इसके बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ब्लड के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, फॉर्म्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है मतलब क्या होता है कि अगर आपको चोट लगी और चोट लगने के बाद आपने क्या किया कि आपका खून बहता ही चला गया तो आप तो मर जाओगे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि खून थोड़ी देर बाद रुक जाए अपने आप से। ठीक है। तो वो क्या होता है उसको कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। मैं फटाफट से एक बार रीड करती हूँ, फिर मैं आपको फटाफट से ट्रिक बता दूंगी तो आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। फिर आपको अगली बार इसको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया है उसी को आप हाईलाइट करिएगा। ठीक है। यू नो दैट when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है। थोड़ी देर बाद ब्लड बंद हो जाता है। डू यू नो वाई? ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन ऑफ और clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. ठीक है। अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो उसके लिए ये एक मैकेनिज्म भगवान जी ने हमें बना के दिया है। ठीक है। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है। ऐसे ऐसे रेडिश ब्राउन स्कम हमको दिख रहा है। स्कम यानी ऐसे चिकटा चिकटा सा ऐसे लिक्विड निकल के आता है। फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। ठीक है। फाइब्रिन का नेटवर्क होता है और उसी से वो रेड ब्राउन स्कम बन जाता है। ठीक है। उसके ऊपर इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड सेल्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। क्या होता है कि जब भी कुछ लगेगी तो वहां पे जो भी सेल्स होंगे, फॉर्म्ड सेल्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, अगर इनके जो टूटे टूटे जो पार्ट्स होंगे ना वो उस फाइब्रिन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो कि हम लोगों ने जो जो जैसे जाल बिछाते हैं ना, शेर का बचपन में स्टोरी सुनी होगी, तो वो उस तरह से वो पूरा जाल बन जाता है और जितने भी सेल्स जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हैं उन सबको ये फॉर्म्ड सेल्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है। और जो भी गंदगी होती है उसको भी खत्म कर ट्रैप कर लेता है। ठीक है। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द अच्छा, ये डैमेज्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अगर खत्म कर देगा तो फिर इम्यूनिटी कैसे, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आएगा? नहीं, जो खराब हो चुकी हैं उनको। ठीक है। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। ये मैं आपको पूरा पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फाइब्रिन आर फाउंड। अब फाइब्रिन बनता कैसे है? ठीक है। ये बन गया अपना फाइब्रिन। ठीक है। अब ये कैसे बना ये हमें देखना है। is formed by the conversion of inactive fibrinogen। हमेशा ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी ब्लड के अंदर हमेशा होती है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन जब कोई भी चोट लगती है या बॉडी को ट्रॉमा होता है तब ये एक्टिव होती है। ठीक है। सो फाइब्रिन जो होती है वो फाइब्रिनोजिन के फॉर्म में होता है और फाइब्रिनोजिन जो होता है वो होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन। ठीक है। और ये कैसे बनता है? इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है। थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन से बनता है। ठीक है। मतलब ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये फाइब्रिन बनाता है और ये फाइब्रिन जो होती है वो होती है क्लॉट, जो हमारा वहां पे जाके ट्रैप करेगा, जो
कोएगुलेशन कराएगा। लेकिन ये बनता कैसे है? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। अब हमें देखना है ये थ्रोम्बिन कहाँ से आता है। ठीक है, सो थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन जो है, एक तो सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा करूं क्योंकि ये ना आधा कट गया है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन बन गया। ठीक है, ये होता है इनएक्टिव, ये होता है एक्टिव। अब अगर अपन यहां देखें तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन बनाता है किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो अपन उल्टी गाड़ी चल रही है, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन्स कहाँ से बनता है? इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन है जो भी ऊपर है ना, वो इनएक्टिव है और वो किसी एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्रो कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज is required for the above reaction. This complex is formed by the series of linked enzymatic reactions. Cascade, ये बहुत कैस्केड प्रोसेस होती है ना, एक के बाद एक प्रोसेस होती चली जाती है, तब ये इसलिए इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, यानी ये चेन ऑफ रिएक्शंस होती है, लिंक्ड रिएक्शंस। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, हर चीज इनएक्टिव है, वो एक्टिव होगी किसी ना किसी एंजाइम के फॉर्म में, वो हमें याद करना है। An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulate। ठीक है, तो ये जितने भी एंजाइम्स भी हैं ये भी सब प्लेटलेट्स के अंदर ही हैं, प्लेटलेट्स इसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये फिर इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। सर्टन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन ऑल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन। ठीक है, कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ठीक है, अब मैं फटाफट से इस तरह से समझा देती हूँ, ये लिख लेना अपने एनसीईआरटी में, और जितना मैंने अंडरलाइन किया है उसको अंडरलाइन कर लेना, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, सो इंजरी हुई, इंजरी कॉज हुई, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए, उसमें कैस्केड प्रोसेस चालू हुई जिसमें दोनों चीज लगती है, कैल्शियम आयन भी लगता है और विटामिन के भी लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर कैल्शियम एब्सेंट है बॉडी में, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, तो क्या कोएगुलेशन होगा? नहीं होगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होगा, डेफिशिएंसी यानी खत्म से होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये विटामिन के और कैल्शियम क्लॉटिंग में काम आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन बना है ये किस क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और यही क्लॉटिंग करता है। गॉट इट? तो ये इस तरह से बना लो कि ये उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, कि बनाना अपने को फाइब्रिन है, ये बनता है थ्रोम्बिन से। ये थ्रोम्बिन कहाँ से आता है? प्रोथ्रोम्बिन से। और ये कहाँ से, ये कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है ये आपको याद करना है। ठीक है, दैट्स इट। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत सिंपल सा था। बस ये है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखा रहता है, तो हमें उसको बस सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, अब हम लिम्फ की बात कर लेते हैं, इसी में हम लोग लिम्फ की बात कर लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सर्कुलेटरी पाथवेज वाला टॉपिक हम बाद में स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम लोग को बस ह्यूमन सर्कुलेशन करना है और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा डिसऑर्डर्स करने हैं, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब लिम्फ क्या होता है? ये होता है टिश्यू फ्लूइड। फटाफट से पढ़ के सुना देती हूँ फिर समझा दूंगी। As the blood passes through the capillaries in tissues, some water, along with many small water soluble substances, move out into the spaces between the cells of tissues। अब बहुत सारी सेल्स होती हैं, राइट? तो ये देखो, जैसे एक सेकंड, मैं इसको पहले पेन को एक्टिवेट कर दूं। अब जो जब भी वो बनती है, क्या बोलते हैं, टिश्यू बनता है, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स आपस में लगी हुई होती हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में, कि इसके अंदर सेल जंक्शन और हेमिडेस्मोसोम और डेस्मोसोम ये सब रहता है। तो ये होता है, ये टिश्यू बन गया, ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बन गया। इसके बीच में जो स्पेस होती है, इसके अंदर कुछ होता है। अब क्या होता है वो देखो। सम वाटर along with small elements, some water soluble elements move out of the space between cells of the tissues। ये जो स्पेस है, इसके अंदर ये वाटर और वाटर soluble substances इसके अंदर आ जाता है, leaving larger protein and most of the formed elements of in the blood vessels। ठीक है, मतलब जो मेन मेन चीजें हैं वो ब्लड वेसल्स में रह जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ पानी जैसा निकल के आ जाता है, उसके अंदर स्मॉल वाटर soluble substances भी होते हैं। this this fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, जो सेल्स के अंदर से निकल के आ जाते हैं सेल्स के बीच में, टिश्यूज के अंदर। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा। इसके अंदर प्लाज्मा जैसा ही होता है। प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है। और ये होता है फ्लूइड जो सेल्स के बाहर निकल जाता है जब कैपिलरीज से बाहर निकल रहा होता है। जब कैपिलरीज से ब्लड बाहर निकल रहा होता है तो बड़े बड़े एलिमेंट्स तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन स्मॉल और वाटर सोल्यूबल एलिमेंट्स थोड़े से सेल्स के बीच में आ जाते हैं। यानी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहलाता है या टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, gases, etc. between blood and cells always अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स का जो अपन कर रहे हैं ना, अभी अपन लोग पूरा सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो होता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो अपना डाइजेशन में होता है, लेकिन गैसेस वाला जो होता है रेस्पिरेशन में हम जो पढ़ते हैं, तो जो ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो इस लिम्फ के थ्रू होता है। ठीक है, एन एलैबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक इनटू द मेजर वेन्स। ठीक है, जो बड़े बड़े वेन्स में क्या होता है, खराब ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है, उसके अंदर डाल देती है। पहले जितनी भी गंदगी है वो इकट्ठी करके लेके आता है लिम्फेटिक सिस्टम के जो वो, और वेन्स के अंदर डाल देते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। जो लिम्फेटिक्स, ये जो फ्लूइड होता है इसको लिम्फ बोलते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड है इसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocytes which are responsible for immune responses of the body. Lymph is also an important carrier of nutrients, hormones, etc. Fat are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi। ठीक है, तो ये एक्चुअली लिम्फ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे होगा? ये इंटरस्टिशियल विलाय के वहां पे लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो फैट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो लिम्फ आपको बहुत ज्यादा है नहीं सिलेबस में। एक मिनट में इसको बस अंडरलाइन कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, लैक्टियल्स के थ्रू होता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स प्रेजेंट इंटेस्टाइनल विलाय। इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होते हैं, उसके अंदर जो लैक्टियल्स होते हैं उससे एब्जॉर्ब होता है जो फैट है थ्रू लिम्फ। ठीक है, लिम्फ लिक्विड है, कलरलेस होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल बी डूइंग सर्कुलेटरी पाथवे। सबसे पहले तो हम जितने भी ऑर्गेनिज्म जो छोटे वाले हैं उन सब में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।